Hello students, in EVS you are studying chapter 15, chapter name is food production. फूड प्रोडक्शन में बच्चों हमने कल सबसिस्टेंस फार्मर्स के बारे में पढ़ा कि सबसिस्टेंस जो फार्मिंग होती है उसमें एक मेथड यूज़ किया जाता है स्लैश एंड बर्न, जिसमें पेड़ों को जला दिया जाता है। जब वो राख हो जाती है तो उसकी राख को मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद उस लैंड पर खेती की जाती है। 2-3 साल बाद जब उपज धीरे धीरे कम होने लगती है तो फिर उस स्थान को छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरे जगह फिर उसी तरह से पेड़ों को काटा जाता है और खेती की जाती है। तो यह मेथड स्लैश एंड बर्न मेथड कहलाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से द सेकेंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ कमर्शियल एग्रीकल्चर। यह सबसिस्टेंस फार्मिंग का एक टाइप था। सबसिस्टेंस फार्मिंग में किसान जो है वो केवल अपने लिए अनाज उगाता है, जबकि कमर्शियल फार्मिंग में किसान बिजनेस के व्यापार के उद्देश्य से अनाज उगाता है। द सेकेंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ कमर्शियल एग्रीकल्चर। खेती का जो दूसरा प्रकार है, एग्रीकल्चर का जो दूसरा टाइप है वो कमर्शियल एग्रीकल्चर है। वेयर द प्राइमरी पर्पस इज़ टू सेल वंस प्रोडक्ट, जहाँ पे खेती का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो प्रोडक्ट को, उत्पाद को बेचना है। टू मार्केट, बाजार में। मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी इज़ यूज्ड, जहाँ पे आधुनिक, मॉडर्न मतलब आधुनिक, फार्मिंग इक्विपमेंट, फार्मिंग मतलब खेती के, इक्विपमेंट मतलब होता है औजार, जहाँ पे आधुनिक फार्मिंग के औजार या फिर मशीनों का उपयोग किया जाता है। द प्रोड्यूस इज़ यूजुअली सोल्ड इन होलसेल मार्केट और मंडीज। जो भी प्रोड्यूस होता है, जो भी खेती से जो भी उत्पाद निकलता है, चाहे वो अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे वो चाय, कॉफ़ी, रबड़, कोई भी चीज़ हो, खेती से जो भी उत्पाद निकलता है, चाहे वो लकड़ी हो, वो होलसेल मार्केट या मंडीज में उसको सेल किया जाता है। देयर आर डेयरी फार्मर्स टू। डेयरी फार्मर्स भी होते हैं। डेयरी फार्मर्स क्या करते हैं, ये गाय और भैंसों को, जो भी दूध देने वाले जानवर हैं उनको पालते हैं और उनसे जो भी प्रोड्यूस निकलता है, मिल्क, बटर, घी, और उसको मार्केट में बेचते हैं। देयर आर डेयरी फार्मर्स टू। डेयरी फार्मर्स भी होते हैं। दिस फार्मर्स रेज काऊ एंड बुफेलोज। ये फार्मर गाय और भैंसों को पालते हैं। टू प्रोड्यूस मिल्क, बटर एंड घी, और दूध, मक्खन और घी का उत्पादन करते हैं। इट कुड बी सेलिंग इन द लोकल मार्केट। जानवरों से निकलने वाले दूध से बने हुए जो भी प्रोडक्ट और हैं, जैसे बटर, घी, उसको या तो वो दूध, बटर, घी को या तो वो लोकल मार्केट में बेचते हैं या फिर पर्सनल अपने निजी उपयोग के लिए रखते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग, अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग। देखिए, मिक्स्ड फार्मिंग ऐसी फार्मिंग का सिस्टम है जहाँ पे जानवरों को भी पाला जाता है, साथ साथ क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं, अनाज भी उगाए जाते हैं। मिक्स फार्मिंग, अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग वेयर क्रॉप्स, लाइव स्टॉक एनिमल्स आर केप्ट स्पेशली ऑन अ फार्म, जहाँ पे अनाज उगाए जाते हैं और लाइव स्टॉक एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल जिसको हम पशुधन की प्राप्ति होती है, तो लाइव स्टॉक एनिमल्स जो है रखे जाते हैं ऑन अ फार्म, खेतों में, फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक लाभ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। मिक्स फार्मिंग एक ऐसी खेती की पद्धति है जहाँ पे अनाज भी उगाया जाता है और साथ ही साथ पशुधन देने वाले एनिमल्स को रखा जाता है अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। इट प्रोवाइड्स मैन्यूर, इससे हमें मैन्यूर भी मिलता है, खाद भी मिलती है, मीट मिलता है, मिल्क मिलता है। टू द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ज़्यादा संख्या में लोगों के लिए मिल्क, मीट, मैन्यूर और भी चीज़ें मिलती हैं। इवन पोल्ट्री, फिश, एटीसी आर रेज्ड इन अ फार्म। यहाँ तक कि पोल्ट्री जो
पोल्ट्री फार्म जो होता है वो भी, या फिर फिश आर्टिफिशियल तरीके से पोखरा जो है बनाकर फिर उसमें फिश को रेजेस किया जाता है, मछलियों को उसमें पाला जाता है। जब उनकी संख्या बढ़ती है तो फिर उसको निकाल कर उसको मार्केट्स में बेचा जाता है। तो पोल्ट्री फार्म या फिश इत्यादि फार्म में रेज किए जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, मिक्स फार्मिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिंग ऑफ क्रॉप्स, एनिमल्स एंड ट्रीज। दूसरे शब्दों में हम कहें अगर, तो मिक्स फार्मिंग क्या है, मिश्रित फार्मिंग खेती क्या है, यह कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है, जिसमें रेजिंग ऑफ क्रॉप्स, अनाज भी उगाए जाते हैं, जानवर भी पाले जाते हैं और पेड़ों को भी उगाया जाता है। Seeds and farmers. Page number 91. Seeds and farmers. Farmers buy the seeds for all kind of plantation and farming from seed market and seed banks. किसान को खेती करने के लिए सीड की, अनाज उगाने के लिए या कोई भी क्रॉप्स उगाने के लिए उसको सीड की ज़रूरत है। तो सीड उसको कहाँ मिलेगा, या तो सीड मार्केट से या फिर सीड बैंक से। तो फार्मर्स जो है बाई करता है, खरीदता है, फॉर ऑल काइंड ऑफ प्लांटेशन, विभिन्न प्रकार के प्लांटेशन के लिए फार्मर जो है सीड बाई करता है, सीड खरीदता है। एंड फार्मिंग फ्रॉम प्लांटेशन एंड फार्मिंग फ्रॉम सीड मार्केट और सीड बैंक। कहाँ से खरीदता है, सीड मार्केट या सीड बैंक से। देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूअस एफर्ट बाय साइंटिस्ट फॉर डेवलपिंग अ बेटर एंड हायर यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। देखिए, जो साइंटिस्ट है वो अपना निरंतर प्रयास करते हैं, डेवलपिंग मतलब विकसित करने के लिए, बेटर एंड हायर यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी के सीड्स को डेवलप करने में, विकसित करने में जो साइंटिस्ट है वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, किए हैं और कर रहे हैं। देखिए, पहले जो है वो पॉपुलेशन कम थी, लेकिन यील्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी। खेत ज़्यादा होने के बावजूद भी उस जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं मिल पाता था, क्योंकि जो भी सीड्स जो बोए जाते थे उनसे जो उपज पैदा होती थी वो उतनी ज़्यादा अमाउंट में, मात्रा में नहीं होती थी। लेकिन नए नए सीड्स, ज़्यादा यील्डिंग देने वाले सीड्स डेवलप होने की वजह से जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है वो ज़्यादा होने लगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी के और ज़्यादा यील्डिंग देने वाले सीड्स को वो डेवलप कर सके, जिस कारण से यह चीज़ संभव हो गया कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी लोगों को अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि यील्डिंग खेतों से जो उपज हो रही है अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सीड्स जो है वो हायर क्वालिटी के अब आ रहे हैं, ज़्यादा उपज देने वाले आ रहे हैं। और साथ ही साथ अच्छी ऐसी भी सीड्स आ रहे हैं जिनमें जो बीमारियां जो है कम हो रही हैं। एट टाइम्स सीड्स आर क्रॉस विद द वाइल्ड वेराइटीज़। जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उनको जंगली वेराइटीज़, जंगली प्रजातियों से क्रॉस कराया जाता है, विच हैव अ हायर रेजिस्टेंस टू डिजीज़, जिसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, उच्च प्रतिरोध होता है बीमारियों के प्रति, मतलब उनमें बीमारियां कम लगती हैं। जो भी सीड्स हैं उनकी जंगली प्रजातियों से जब क्रॉस कराया जाता है तो उनमें बीमारी लगने की संभावना कम होती है और उपज जो है ज़्यादा होती है। वाई डू क्रॉप्स फेल एंड पीपल स्टार्व्स। अनाज किस प्रकार से फेल हो गया, मतलब कम हो गया, और लोग जो है भूखे मरने लगे। तो देखिए, यहाँ पे एक फैमाइन का एक जिक्र किया गया है जो आया था 1943 में, जिसको बंगाल फैमाइन के नाम से जाना जाता है, बंगाल अकाल के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था, द वर्ल्ड्स वर्स्ट रिकॉर्डेड फैमाइन हैपेंड इन 1943 नोन एज बंगाल फैमाइन। दुनिया का सबसे खराब
रिकॉर्डेड जो फेमाइन है, जो अकाल है, वो 1943 में हुआ, जिसको बंगाल फेमाइन के नाम से जाना जाता है। द ब्रिटिश वेयर रूलिंग इंडिया एट दैट टाइम। द ब्रिटिश वेयर रूलिंग इंडिया एट दैट टाइम। उस समय भारत पर ब्रिटिशर्स का शासन था, अंग्रेजों का शासन था 1943 में। और एंड फूड शॉर्टेज वाज क्रिएटेड, और भोजन की कमी हो गई। नॉट बाय नेचुरल डिसास्टर, इसमें कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई थी जिससे भोजन की कमी हो गई थी, बट बाय ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश के नीतियों के तहत भोजन की कमी हो गई थी। 1943 में भोजन का एक प्राकृतिक एक अकाल आया था जिसमें भोजन की कमी हो गई थी, लेकिन भोजन की कमी किसी नेचुरल डिसास्टर की वजह से नहीं हुई, कोई बाढ़ या फिर सूखा आने की वजह से नहीं हुई। ब्रिटिश सरकार की कुछ ऐसी नीतियां थी जिसके वजह से भोजन की कमी हो गई। देखिए उस समय हुआ क्या था, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड, देयर वाज अ फियर दैट द जापानीज वुड enter India. In order to stop them, huge tracts of field in Bengal were burnt and all food supplies into Bengal was stopped. बंगाल में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंगाल में यह डर था कि जापानी जो है वो बंगाल में प्रवेश कर जाएंगे। तो उनको रोकने के लिए जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने क्या किया कि जो बंगाल में जो भी खेत थे, बॉर्डर पे जो भी खेत थे, उनको बर्न कर दिया गया, जला दिया गया, और वहाँ पे बंगाल में फूड सप्लाई रोक दिया गया। अगर बंगाल में जापानीज आते भी हैं, फूड वहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं, तो वो खाएंगे क्या? तो फूड सप्लाई पूरी तरह से रोक दिया गया, और जितने भी जो खेत है उनको जला दिया गया उनको रोकने के लिए। एंड इवन फिशरमैन वर बैन टू गो फिशिंग इन द रिवर। और यहाँ तक कि जो मछुआरे थे उनको भी मछली पकड़ने के लिए नदियों में जाने से रोक दिया गया। फार्म लैंड्स वर टेकन ओवर एंड कन्वर्टेड इनटू मिलिट्री इंस्टॉलेशन एंड एयरफील्ड्स। और जो भी खेती वाली जो भी ज़मीन थी उसको ले लिया गया था और उसको मिलिट्री के रहने के लिए और एयरफील्ड्स के रहने के लिए जगह वहाँ पे बना दिया गया था। मतलब सेना के रहने के लिए वहाँ पे सेना के रहने की व्यवस्था कर दी गई थी। जो भी इंडिया का जो भी ईस्टर्न पार्ट था, जो भी पूर्वी इलाका था, वहाँ से जापानियों के इंटर करने का, जापानियों के घुसने का डर था, इसलिए वहाँ पे खेतों को जला दिया गया और फूड का जो सप्लाई है, वहाँ पे भोजन का जो भेजा जाना है वो स्टॉप कर दिया गया। लोगों को मछली पकड़ने जाने से रोक दिया गया और वहाँ पे सेना को भेज दी गई ताकि जो है कोई भी अदर कंट्रीज़ जो है वो इंटर न कर पाए। तो इस कारण से एक भयंकर अकाल जो है पड़ा था, भोजन की शॉर्टेज हो गई थी। जब खेतों को जला दिया जाएगा तो फूड सारे जितने क्रॉप्स हैं वो जल जाएंगे, तो भोजन की कमी होगी ही। तो ये कोई नेचुरल डिसास्टर नहीं था, ये जानबूझ के किया गया था, ब्रिटिश एक पॉलिसी थी। तो यह इसमें जो ईस्टर्न पार्ट था इंडिया का, उसमें ये चीज़ हुआ था, जिसमें आज बांग्लादेश भी इंक्लूड है। बांग्लादेश भी आज़ादी के पहले वो भी भारत का ही एक अंग था। तो जितने भी ईस्टर्न पार्ट हैं, वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश भी इसमें इंक्लूड है। द सिचुएशन वाज फर्दर एक्सप्लॉयटेड। द सिचुएशन वाज फर्दर एक्सप्लॉयटेड बाय इंडियन ट्रेडर्स। यह सिचुएशन, यह जो स्थिति है वह दोबारा फिर से फैलाई गई। किसके द्वारा? इंडियन ट्रेडर्स के द्वारा। भोजन का जो अकाल पड़ा ये तो ब्रिटिश पॉलिसी के तहत हुआ था, लेकिन यह सिचुएशन दोबारा फिर से फैलाई गई भारत के उद्यमियों के द्वारा, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके द्वारा, हु होर्डेड फूड्स इन ऑर्डर टू सेल एट अ हायर प्राइस। वो क्या करते थे, भारत के जो इंडियन जो ट्रेडर्स हैं वो भोजन को ज़्यादा एक मात्रा में वो भोजन को खरीद लेते थे और खरीद कर और फिर उनको ऊंचे दामों पर बेचते थे। तो इस तरह से भी भोजन की जो है वो शॉर्टेज हो जाती है कभी कभी। तो
हु होर्डेड फूड इन ऑर्डर टू सेल एट अ हायर प्राइस, जो भोजन को संचित करके रख लेते हैं अपने गोदामों में और उसके बाद उसको ऊंचे दामों में बेचते हैं। एन एस्टिमेटेड 4 मिलियन पीपल डाइड ऑफ हंगर दैट ईयर, लगभग 4 मिलियन पीपल 4 मिलियन पीपल भूख की वजह से मर गए थे दैट ईयर, उस साल, इन ईस्टर्न इंडिया, भारत के पूर्वी इलाके में। दैट इंक्लूड टूडेज बांग्लादेश, जिसमें आज का बांग्लादेश भी है। देखो, आज़ादी के पहले बांग्लादेश भी भारत का ही एक अंग हुआ करता था, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो जब बंटवारा हुआ तो भारत से पाकिस्तान अलग हो गया और ये जो बांग्लादेश, अभी जो बांग्लादेश है, ये भी पाकिस्तान में ये चला गया। बांग्लादेश को उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। वेस्ट पार्ट जो पाकिस्तान का है वो पश्चिम पाकिस्तान कहा जाता था और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन फिर बाद में बांग्लादेश जो है, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर किया गया और इसको फिर से इसको नई कंट्री बनाई गई जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। तो कल हम पढ़ेंगे द ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। थैंक यू।